ये मिलाकर 22.5% आरक्षण SC/ST को मिलता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भाई कालेलकर कमीशन जो है, कालेलकर कमीशन ने एक ऐसा स्टडी किया था कि भारत में 80 कुछ जातियाँ है कि वो जातियाँ इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उन्होंने पूरा स्टडी करके उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को बोलते OBC की लिस्ट, बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बोलते, OBC की लिस्ट बोलते हैं। तो उसमें कम से कम 4-5 हज़ार जातियों का समावेश उसमें है। और फिर ये मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन ने पूरे जातियों को एक साथ लाया और उसमें हिंदू समाज की जातियाँ हैं, मुस्लिम समाज की जातियाँ हैं और मुस्लिम समाज के कम से कम 80% लोग अदर बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में आते हैं, हिंदू समाज के भी लोग आते हैं। तो VP सिंह के टाइम पर ये आरक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आरक्षण की? जिस कांग्रेस पार्टी ने OBC को आरक्षण नहीं दिया था, पहला भी आरक्षण बाबा साहब के प्रयत्न से मिला था और मतलब जो SC/ST का आरक्षण तो पहले मिला था संविधान में, लेकिन OBC का आरक्षण जब VP सिंह जी 1990 में प्रधानमंत्री बने तब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई और OBC को 27% आरक्षण मिला। एक तो कालेलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक उनका कहना ये है कि भाई 52% OBC का पॉपुलेशन हो सकता है, न कि कितना है ये अभी सेंसस मालूम होगा, 50 भी होगा, 52 होगा, 53 होगा, 49 होगा, जितना भी होगा। तो लेकिन उन्होंने अपने स्टडी के मुताबिक 52% OBC ऐसा माना था। तो मुझे लगता है कि 52% आरक्षण 52% आरक्षण जिन OBC का है पॉपुलेशन है, उस OBC को 27% आरक्षण ने मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 के अंदर होना चाहिए। इसीलिए ये 22.5 एंड 27% आरक्षण देने का निर्णय 1990 में हुआ। और उसके बाद पहली बार महाराष्ट्र में मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था, शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे। तो दिल्ली में जब VP सिंह जी ने OBC को आरक्षण दे दिया तो एक हफ्ते के अंदर ही हमने यहाँ अधिवेशन में ये बिल लाया था और OBC को आरक्षण देने का निर्णय महाराष्ट्र में हमने किया था। तो कांग्रेस पार्टी को मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर ये भी किया, हमारे सरकार ने, मेरे मंत्रालय का विषय है कि ये मांग होती रही थी कि भाई SC/ST को आरक्षण मिलता है, OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे मराठा समाज के लोग मांग करते थे, राजपूत है, रेड्डी है, जाट है या ब्राह्मण है, तो ये लोग मांग करते थे कि भाई हमको आरक्षण नहीं मिलता है, ये लोगों को आरक्षण मिलता है। तो फिर हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि SC/ST OBC को धक्का ना लगाकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण हमने दिया है, तो अभी हर जाति को आरक्षण मिलता है। तो बैकडोर से हम कोई आरक्षण खत्म करने का विषय नहीं है, मतलब हम आरक्षण हर को देने का सरकार का प्रयत्न है, हर एक आदमी को, हर एक फैमिली को। और जो फैमिली अभी ये जो 10% आरक्षण है, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, लिंगायत हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिन फैमिली का उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली को आरक्षण देने का प्रावधान है। तो इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, खाली आरोप लगाते रहे, लेकिन हमारी सरकार आरक्षण को मजबूत करने वाली है। हर जाति को आरक्षण देने का हमारा प्रयास है और हर जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कल्याण करने की हमारी भूमिका है। सर, बिहार में स्टूडेंट्स ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और उनका कहना है कि स्टूडेंट्स का बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स है, 17th एग्जाम, 17वां जो एग्जाम्स है, उसको कैंसिल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? कौन सा? ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कैंसिल। हाँ, तो बिहार पब्लिक कमीशन जो होता है, तो जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में MPSC है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और स्टेट में जो रिक्रूटमेंट होती है, तो उस स्टेट के रिक्रूटमेंट के लिए वो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट का होता है। दूसरा जो UPSC होता है वो तो अलग ऊपर का होता है।
तो मतलब स्टूडेंट की मांग होगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उन्हें बैरिकेटर तोड़ना ये ठीक बात नहीं है। उनको आंदोलन शांति से करने का अधिकार है। लेकिन जब इसी तरह का कोई आंदोलन करता है, एकदम गुस्से में आकर कंट्रोल के बाहर जाता है, तो पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, फिर उसकी चर्चा नेगेटिव होती है। तो आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन करना चाहिए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम ही बंद करो, ऐसा बोलेंगे तो नौकरी मिलने वालों को भी मतलब अन्याय होगा उनके ऊपर। इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट बंद करने की कुछ लोगों की मांग होगी, लेकिन वो बंद करना ठीक नहीं है। जी सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है हिजाब को लेकर। हिजाब जो है इस्लाम में इसेंशियल नहीं, यानी ज़रूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है हिजाब इस्लाम में ज़रूरी नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब जो है पहनना ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या मैं समझा नहीं क्या? हिजाब सर जो पहना जाता है हिजाब, हाँ हाँ, वो जो है इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और उन्होंने पीएलए को भी रिजेक्ट कर दिया है जो स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब ऐसा नहीं करना चाहिए। रिजेक्ट कर दिया। यस, क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में परंपरागत बुर्का पहनने की मतलब एक ट्रेडिशन है। तो जिस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और सभी औरतें आज की नई जो एजुकेटेड लड़कियां हैं मुस्लिम समाज की, वो कोई बुर्का नहीं पहनती है। मतलब वो तो स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, जॉब में जाती है। तो हर मुस्लिम लड़की मतलब वो बुर्का मतलब वो नहीं पहनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो बोला है कि भाई हर मुस्लिम महिलाओं ने, लड़कियों ने बुर्का पहनना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उन्होंने बुर्का नहीं पहनना चाहिए, ये फैसला उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। और बुर्का आज के हम 21वीं शताब्दी में हम हैं, तो यहाँ बुर्का पहनने की कोई ज़रूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ने भी इस पर समझ लेने की आवश्यकता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी AI के माध्यम से हम बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के सामना कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर बोला है तो उस पर मुस्लिम कम्युनिटी ने पॉजिटिव विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ सेंटर कैबिनेट रीशफल होने वाला है, जिसे लेकर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि नई जनरेशन को चांस दे, मुझे नहीं बनना अब। हाँ, तो नितिन गडकरी जी, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी ने और कुछ साल हमारे साथ रहना चाहिए। मैं थक गया। मतलब उन्होंने मतलब अगर बोला भी है तो नरेंद्र मोदी जी उनको नहीं छोड़ेगी। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी मुझे नहीं छोड़ते हैं, उनको क्यों छोड़ेगी? तो मतलब नितिन गडकरी हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने रोड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा सुधार लाया है। दुनिया में जैसे रोड है उसी तरह के रोड बनाने का प्रयत्न हुआ है। कल ही मैं मतलब समृद्धि मार्ग से आया, बहुत बार मैं नेशनल हाईवे से जाता हूँ, तो रोड इतने अच्छे बने हैं कि पहले 5-5, 6-6 घंटा लगता था, अभी हम 3 घंटे में हम आते हैं। तो इसी तरह मतलब नितिन गडकरी जी का रोड में कोई हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। कांग्रेस के ज़माने में रोड बड़े ख़राब थे, अभी कुछ जगह पर गड्ढे पड़ रहे हैं, लेकिन वो नेशनल हाईवे पर नहीं पड़ रहे हैं। शहरों में या ऐसे खड्डे जहाँ म्यूनसिपाल्टी है, महानगर पालिका है, उधर ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने हमारे साथ 29 तक रहना चाहिए, और उसके बाद भी हमारी सरकार आती है तो भी मतलब नितिन गडकरी जी ने सत्ता में रहना चाहिए। अच्छा काम वो कर ही रहे हैं, और वो जाने से हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इतने जल्दी मतलब राजनीति में संन्यास नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा उनको निवेदन है।